नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज दीपावली का शुभ अवसर है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और पूरी डिकोड टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर हमेशा आपके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखे और मेरी यही विशेष है कि आप लोगों ने जो कुछ भी सोचा है अपने जीवन में पाने के लिए वो सब आपको मिले, और जिस तरीके से दीपक जलकर पूरे अंधेरे में उजाला कर देता है उसी तरीके से आप लोग अपने और अपने पूरे परिवार के जीवन में उजाला करें। चलिए आते हैं अब अपनी क्लास पे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, जल्दी से सेशन से जुड़िए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन को शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी तरह से आप लोग के सामने करंट अफेयर्स की क्लास में उपस्थित होती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रश्न में आज चलते हैं। ठीक है, हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रम्प, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये एक अभ्यास है टाइगर ट्रम्प, उसका वो संपन्न हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रम्प नाम के अभ्यास को किया है? थाईलैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर जर्मनी? तो देखिए दोस्तों, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका। देखिए याद करने का तरीका है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है इसके पहले जो है, जो बिडेन के पहले डोनाल्ड ट्रम्प वहां के प्रेसिडेंट थे। तो ट्रम्प यहाँ पे है तो वहां ट्रम्प ऐसे करके याद कर सकते हैं कि ट्रम्प आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के साथ भारत का ये एक एक्सरसाइज है, ये एक अभ्यास है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो ये एक तरीके से मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन से संबंधित ये अभ्यास था, जो कि क्या नाम है, टाइगर ट्रम्प नाम है। और ये किसके किसके बीच हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका और भारत के बीच में जो है ये संपन्न किया गया। ठीक है, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच की सेनाओं के बीच देखा जाए जो रणनीतिक सहयोग के तहत इस अभ्यास को किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो विशाखापट्टनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया गया। किन देशों के बीच किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में किया गया और ये 3 दिवसीय अभ्यास था, यानी कि 3 दिनों तक चला था। इस अभ्यास को देखा जाए उद्देश्य क्या था? एक तरीके से मानवीय सहायता संबंधित ये अभ्यास था। मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास दोनों देशों ने किया। इस अभ्यास के और विशेषताओं को देखा जाए तो यह अभ्यास देखा जाए ट्राई सर्विस अभ्यास था। ट्राई सर्विस यानी कि जो तीनों सेनाओं के बीच, जो दोनों देशों की तीनों सेनाएं, जिसमें हम देखते हैं जल, थल और वायु, इन तीनों ही सेनाओं के बीच ये अभ्यास था। यानी कि इस अभ्यास में तीनों सेनाओं ने भाग लिया और ये जो है भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आपदा राहत के समन्वय के लिए किया गया इस साल का दूसरा अभ्यास था। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहला जो है टाइगर ट्रम्प अभ्यास किस वर्ष किया गया था, तो ये भी 2019 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो ये भी विशाखापट्टनम में ही किया गया था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में। चूंकि हमने बात किया इसके बारे में कि इस अभ्यास की विशेषता क्या थी, ट्राई सर्विस अभ्यास था। तो भारत जो है एक अन्य देश के भी साथ ट्राई सर्विस अभ्यास करता है। वो देश देखिए कौन सा है? तो अमेरिका के अलावा जो भारत ट्राई सर्विस अभ्यास करता है वो है रूस। ठीक है, तो रूस के साथ जो है, रूस के साथ भारत ट्राई सर्विसेज अभ्यास करता है। उसका नाम देखिए क्या है? इंदिरा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंदिरा नाम है। ठीक है, IND इंडिया, RA यानी कि रशिया, इंदिरा। तो इंदिरा जो अभ्यास है वो भारत और रशिया के बीच में होता है और ये भी ट्राई सर्विस यानी कि जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास दिए हुए हैं जो भारत है, जो विभिन्न देशों के साथ करता है और जहां से संबंधित डायरेक्ट जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। जिसमें सबसे पहला जो अभ्यास यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है संप्रीति। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। दूसरा अभ्यास की बात करें दोस्तों तो यह है मित्र शक्ति, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, अगला जो अभ्यास दिया है वो मित्र अभ्यास दिया है। देखिए यहाँ पे मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, लेकिन अगर आपके सामने आ जाए मैत्री अभ्यास, ठीक है, मैत्री अभ्यास आ जाए तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। वहीं अगर बात करें गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया। दूसरा देखा जाए जो अगला दिया है वो है एक्वेरियन, जो कि भारत और मालदीव के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे गरुड़ शक्ति जब आ जाए तो इंडोनेशिया, सिर्फ शक्ति अभ्यास आ जाए तो भारत और फ्रांस। ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण जो अभ्यास किया जाता है भारत और नेपाल के बीच में होता है। हैंड इन हैंड ये किसके बीच में होता है भाई? ये कोई वही है जो
कहता है कि हाथ में हाथ, लेकिन हाथ पकड़ के धोखा देने वाला देश यानी कि भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड है। अगला देखा जाए सिम्बैक्स दिया हुआ है, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सिम्बैक्स। और भारत और सिंगापुर के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है बोल्ट कुरुक्षेत्र। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में दो अभ्यास हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एक वज्र प्रहार, ध्यान रखिएगा, और दूसरा युद्ध अभ्यास। ठीक है, अगला जो है, जो कि अंतिम है, ये है नोमैटिक एलिफेंट। नोमैटिक मतलब होता है घूमने वाले, यानी कि जो घुमंतु हाथी अभ्यास जो किया जाता है वो भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण अभ्यास थे जहां से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके भी हमारे एग्जाम में आ जाता है और डायरेक्ट पूछता है कि कुछ अभ्यास के नाम दे देगा और पूछेगा कि भारत जो है किन देशों के साथ ये करता है, मैच करना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया गया? दिल्ली, पंजाब, लद्दाख या फिर हरियाणा? तो दोस्तों ये जो दिए जलाओ और दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान जो शुरू किया गया है वो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तो दिल्ली में इस समय यानी कि दीपावली के समय ये जो महीना होता है दीपावली का, इस टाइम दिल्ली में बाहर से भी काफी ज्यादा धुएं आते हैं जो पराली जलाने के कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फसल की कटाई होती है, जो खरीफ फसल कटने के बाद जो पराली बच जाता है, ज्यादातर किसान उनको जला देते हैं और उसकी वजह से जो धुआं आता है वो दिल्ली में आ जाता है। ऊपर से दीपावली के समय में काफी ज्यादा पटाखे जलाने के कारण से जो धुआं निकलता है उसके इन सब की वजहों से दिल्ली में बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। और इस प्रदूषण की वजह से जो प्रदूषण जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है जिस तबके को, वो वृद्ध लोग और बच्चों को। तो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं, इस दौरान उनको सांस लेने की काफी ज्यादा समस्या हो जाती है। इसलिए जो यहाँ की सरकार है वो इस प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह के प्रयास करती है, जिसमें से एक अभियान चलाती है जिसका नाम है दिए जलाओ पटाखे नहीं, यानी कि दीपावली के समय ज्यादा से ज्यादा दिए जलाने चाहिए, पटाखे नहीं, क्योंकि पटाखों की वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है और जो कि काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है हमारे पर्यावरण और मानव समुदाय पे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति ये एक जागरूकता अभियान है पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों का, और इस अभियान को दिल्ली में जो है शुरू किया गया जिसका नाम है पटाखे जलाओ दिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो इसका, और ये जो है अभियान जो चलाया जाएगा ये लगभग 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के जो पटाखों के भंडार होंगे उनकी बिक्री पे, उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे कारण क्या है कि जो पटाखे हैं, जो दीपावली के समय में जो हम पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं, उसके वजह से काफी ज्यादा वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण जो है काफी ज्यादा फैलता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सरकार जो है प्रदूषण को रोकने का अपने स्तर पर प्रयास करती है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, देहरादून, भोपाल, मुंबई या फिर चेन्नई? तो ये ध्यान रखिएगा, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जो माइग्रेट होकर के जो प्रवासी लोग होते हैं जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाते हैं तो उनको मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, और ये भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका उद्घाटन देखिए कहाँ किया गया, मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में किया गया है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो देश का पहला प्रवासी, ध्यान रखिएगा, प्रवास निगरानी प्रणाली, माइग्रेशन मॉनिटरी सिस्टम का उद्घाटन किया गया, मुंबई में किया गया, 21 अक्टूबर को किया गया था। देखिए ये जो संवेदनशील वर्ग होता है, जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं, जिसमें से बहुत से मजदूर वगैरह भी होते हैं, तो वो जो संवेदनशील वर्ग होता है, जैसे कि ये प्रवासी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं, इन सब के बारे में जो है ये प्रणाली यानी कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अप टू डेट जानकारी प्रदान करेगा, जिससे जो है जब सरकार को उनके बारे में जानकारी रहेगी तो सरकार जो है जो सरकारी योजनाओं तक उन तक जो है पहुंच को सुनिश्चित कर सकेगी। ठीक है, ताकि जब उनके बारे में पता रहेगा कि हाँ ये वर्ग है, यहाँ पे इनको इसकी आवश्यकता है, ये योजनाएं है सरकार जो है चला रही इनके लिए, तो सरकार उनको ये योजनाओं से मुहैया कराएगी। और साथ ही साथ ये जो है उसका उद्घाटन जो किया गया है वो
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित प्रणाली का जो शुभारंभ किया गया है वो महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी निगरानी प्रणाली यानी कि माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? गुरुग्राम में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर गांधीनगर में? दोस्तों, जो भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता जो हुआ है, डिफेंस डायलॉग, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ये हुआ है गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में ये संपन्न किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा किया है कि जो 12th डिफेंस एक्सपो यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन जो हुआ है 12वां, वो कहाँ पे किया गया था? ये गांधीनगर गुजरात में किया गया था। और इसी दौरान जो है, इसी मौके पर जो डिफेंस एक्सपो हुआ है 12th नंबर का, ध्यान रखिएगा, इसी दौरान भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता भी आयोजित की गई। इस वर्ष जो संवाद हुआ है भारत और अफ्रीका के बीच में, उसका देखिए क्या था, मुख्य जो विषय क्या था कि अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर synergizing and strengthening defense and security cooperation। ठीक है, अगर हम इसे हिंदी में देखें तो रक्षा और सुरक्षा में सहयोग में तालमेल और सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीति अपनाना, ये इस वर्ष का जो है, इस वर्ष का विषय रहा है। इन दोनों देशों के बीच में जो डायलॉग हुआ है, इसमें देखें क्या क्या चीजें जो है शामिल की गई थी वार्ता में। तो इस वार्ता के तहत देखा जाए तो क्षमता निर्माण, ठीक है, दोनों देशों में जो है क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने से बहुत सारे रक्षा कार्यों के अभिसरण के नए क्षेत्र पता लगाने के लिए जो है इस विषय में चर्चा किया गया इस वार्ता के दौरान। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, जो 12वीं रक्षा प्रदर्शनी हुई है, डिफेंस एक्सपो कहाँ पे आयोजित की गई है? गुजरात के गांधीनगर में। और डिफेंस एक्सपो की अगर थीम देखिए, ये जो थीम थी, ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो किसकी थी? भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के विषय था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि जो 12वीं रक्षा प्रदर्शनी गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई है, उसका विषय, उसकी थीम क्या थी? तो कर्म से गौरव तक। ठीक है, पाथ टू प्राइड जो है, ये इसका विषय था। ये चीज ध्यान रखिएगा, पाथ टू प्राइड। ठीक है, कर्म से गौरव तक। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित किया जा रहा है? ठीक है, लोथल आप लोगों ने अगर प्राचीन भारत पढ़ा होगा तो हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत की ज्ञात प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता, भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता, ज्ञात सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, और उसका एक प्रमुख स्थल जो कि गुजरात में है, ठीक है, वो लोथल थी। ठीक है, लोथल था। और यही पे लोथल में ही देखा जाए तो एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित किया जा रहा है। तो ये किस योजना के तहत किया जा रहा है? स्वदेश दर्शन योजना, सागर माला योजना, भारत दर्शन योजना या फिर प्रोजेक्ट मौसम? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सागर माला योजना। ठीक है, बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। सागर माला योजना के तहत लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित किया जा रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोथल जो स्थान है गुजरात में, मैंने आपको बताया, और राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल का निर्माण किया जा रहा है। अभी देखा जाए इसके बारे में, जो ये गुजरात सरकार के सहयोग से ये जो मनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल, वो देखा जाए गुजरात सरकार के सहयोग से पत्तनकोट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय बना रही है। किस परियोजना के तहत? सागर माला परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सागर माला परियोजना। ठीक है, अगर हम सागर माला परियोजना की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सागर माला परियोजना को जो वर्ष 2015 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की जितनी भी तटीय सीमा है, ठीक है, जितनी लंबी तटीय सीमा, लगभग माना जाता है 7000, ठीक है, जो कि 7516 किलोमीटर जो इसकी तटीय सीमा है, उन सभी को क्या करना? प्रमोट करना। क्या चीज करने के लिए? एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो भी पोर्ट है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनका एक तरीके से देखा जाए तो उनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, मैकेनाइजेशन करने के लिए और कंप्यूटराइजेशन करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, यानी कि प्रोजेक्ट सागरमाला को शुरू किया गया था। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत जो है भारत में क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? लोथल में किया जा रहा है। जबकि इसमें बारे में बात किया जाए तो भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना, ठीक है, इसका उद्देश्य होगा।
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा अपनी तरह का ये एक इकलौता होगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल। अगर हम बात करें लोथल के बारे में, लोथल जो कि कहाँ पे, पश्चिमी गुजरात में स्थित है। और एक लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक था। हड़प्पा सभ्यता के अगर हम डेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो कार्बन डेटिंग C14 जो है वो क्या बताता है, जो कि यहाँ पे धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा जो बताया गया था, ये लगभग 2400 से लेकर के 1750 यही समय लगभग बताया गया था। कहीं पे 2300 भी लिखा। तो ये जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से हड़प्पा का जो समय था वो 2400 से लेकर के 1750 लगभग बताया गया है। और इसी में से ये प्रमुख नगर था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है इसमें जब खुदाई किया गया, पुरातात्विक खुदाई किया गया, तो इससे ये पता चला कि 5000 साल से भी अधिक समय पहले लोथल में मानव निर्मित डॉकयार्ड, जो डॉकयार्ड क्या होते हैं जहाँ पे जहाजें बनाई जाती, वो यहाँ पे स्थित था। और इतना ही नहीं, अगर इस लोथल के बारे में बात करें तो ये उस समय का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ से जो देखा जाए रत्न हुआ करते थे, गहने हुआ करते थे, मोतियों का व्यापार जो है पश्चिमी एशिया से, अफ्रीका से, ये सारे जो व्यापार भी हुआ करता था। तो ये एक जो है डॉकयार्ड था और साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था किसका, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल का निर्माण कब किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, सागरमाला योजना के तहत किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, गुजरात के। ठीक है, लोथल में किया जा रहा है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। लोथल के बारे में पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों से। ठीक है, और चूंकि ये ना सिर्फ आपका करंट बल्कि देखा जाए तो ये आपका एक तरीके से हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि हाल फिलहाल, ठीक है, हाल फिलहाल कह सकते हैं, कुछ समय पहले कौन सा स्थल, गुजरात का कौन सा स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में जो है वो शामिल किया गया था, वो गुजरात में स्थित है। आप मुझे बताइए। और साथ ही साथ वो हड़प्पा का एक प्रमुख शहर भी, नगर भी था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, ठीक है ध्यान रखिएगा, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 4 वर्ष बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 4 वर्षों से वो देश इस वित्तीय कार्यवाही कार्यबल में ग्रे लिस्ट में था, अब उसे हटा दिया गया। और ये देश कौन सा है बताइए, ईरान है, उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान है या फिर अफगानिस्तान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी कौन, ये है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को जो है हटा दिया गया है ग्रे लिस्ट से FATF की। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 4 साल के बाद जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 4 साल के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, और ये जो निर्णय लिया गया है वो अभी FATF की बैठक हुई थी, कहाँ पे, पेरिस में हुई थी। तो पेरिस की बैठक में जो है ये पूरा निर्णय लिया गया है। क्योंकि हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में गया था। किस कारण से गया था कि ये इस तरीके से ये कहा जाता था कि उसने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराया था और धन जो है शोधन में रोकथाम के लिए समुचित कार्रवाई नहीं करने के कारण पाकिस्तान को जून 2018 में जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, चूंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि काफी ज्यादा जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो आतंकवादियों को धन मुहैया कराया था। और दूसरा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ठीक है, यानी कि काले धन को सफेद धन में बदलने के मामले में FATF को वार्निंग देते हुए, माफ करिएगा, पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। लगातार ये भी चर्चा बनी थी कि अगर पाकिस्तान ने नहीं अपने अंदर सुधार लाए तो उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अब ये निर्णय ले लिया गया और पाकिस्तान को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, अब उससे हम बात कर लेते हैं क्या है ये FATF यानी कि वित्तीय कार्रवाई बल क्या है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो FATF जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसके बारे में बात करें, उसका गठन किया गया था, वो कब किया गया था, तो जैसा कि आप जानते हैं G7 जो कंट्रीज है, जो डेवलप्ड नेशन का एक ग्रुप है, और G7 कंट्री के द्वारा जो है उसी के पहल पर 1989 में पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी, वहां पे इसका गठन किया गया था। ठीक है, और यही इसका हेडक्वार्टर भी है, कौन सा, जो पेरिस जो है वही इसका हेडक्वार्टर है FATF का। अगर हम बात करते हैं इसके जो सदस्य वर्तमान में देखा जाए 37 जो है इसके क्षेत्राधिकार और 2 है क्षेत्रीय संगठन यानी कि यूरोपीय आयोग
और खाड़ी सहयोग परिषद जो है इसमें शामिल है इसके सदस्य, यानी कि टोटल देखा जाए तो 39 इसके सदस्य हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत जो है एफएटीएफ का सदस्य है और ये 34वां जो है सदस्य बना था। कब बना था? वर्ष 2010 में। ठीक है, तो वर्ष 2010 में एफएटीएफ का 34वां जो सदस्य बना था वो भारत बना था। अगर हम इसके कार्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो जब इसका गठन किया गया था 1989 में, ठीक है, 1989 में जब एफएटीएफ का गठन किया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ठीक है, जो जन धन शोधन है उसको रोकना, यानी कि जो काले धन को सफेद धन किया जा रहा था उसको रोकना। लेकिन बात करते हैं वर्ष 2001 में, 2001 में जो 9/11 की घटना हुई, ठीक है, अलकायदा के द्वारा जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में गिराया गया, यानी कि एक आतंकवादी घटना हुई अमेरिका में। उसके बाद से वर्ष 2001 के बाद से जो है इसमें आतंकवाद को नियंत्रण करने का भी एक कार्य शामिल किया गया। इसके मुख्य कार्य में देखा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है, सामूहिक हथियार को और टेरर फंडिंग पर जो है निगाह रखना इसका मुख्य कार्य था कि कोई आतंकवाद को बढ़ावा कौन सा देश दे रहा है, अगर वो फंडिंग कर रहा है आतंकवाद को तो उस पे जो है ये निगरानी करता है। और इसी निगरानी के तहत देखिए 2 ये लिस्ट जारी करता है, 2 सूचियां हैं इसकी, जिसमें से एक ब्लैक होगी, ठीक है, ब्लैक लिस्ट, और दूसरी है ग्रे लिस्ट। ठीक है, ग्रे लिस्ट है, ठीक है, यानी कि काली सूची और ग्रे सूची। अगर ये किसी देश की निगरानी, मान लीजिए देशों की निगरानी करता है कि कोई देश ऐसा तो नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, टेरर फंडिंग कर रहा हो, तो वो पहले क्या करता है? वार्निंग देता है उन देश को। ठीक है, तो वार्निंग देते टाइम वो क्या करता है? उस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है कि तुम्हारे यहाँ ये सारी चीजें हो रही है, तुम इसको कंट्रोल करो, अगर तुमने अपने में सुधार नहीं किया तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे को ब्लैक लिस्ट में कर देंगे। ठीक है, क्या होगा ब्लैक लिस्ट में? देखिए इस तरह तुमको वार्निंग दिया जाता है ग्रे लिस्ट में कि अगर तुमने अंदर सुधार नहीं किया तो तुमको जितनी भी सहायता मिल रही है दूसरे देशों से या जितने भी विश्व के जो संगठन है उनसे तुम्हें सिर्फ सहायता, आर्थिक मानवीय सहायता जो कुछ भी मिल रही है उसको हम आगे चल के बंद कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आर्थिक नुकसान होगा उस देश का, तो एक वार्निंग दिया जाता है ग्रे लिस्ट के दौरान। लेकिन अगर वो देश अपने अंदर सुधार नहीं करता है तो उसे आगे चल करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद उस देश को पूरी तरीके से, एक तरीके से कहते हैं ना, आइसोलेट कर देना। ठीक है, यानी कि उसको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलेगी। अगर उसे किसी से लोन लेना हो किसी संगठन से तो उसको लोन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके व्यापार, उसके हर एक चीज पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ब्लैक लिस्ट। वर्तमान में देखा जाए तो ईरान, ठीक है, और जो आपका नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, ये ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। और हाँ, अभी हाल फिलहाल में म्यांमार को भी ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने की बात की जा रही है कि अगर म्यांमार ने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो उसको भी जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा एफएटीएफ के तहत। ईरान और नॉर्थ कोरिया को 2020 में जो है ब्लैक लिस्ट किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात शीत रंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? देखिए ये जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है और अलग अलग देशों के द्वारा जो है इनका नाम दिया जाता है इनको। तो ये जो भी बंगाल की खाड़ी में कहा जा रहा है कि आज यानी कि 24 तारीख को ये चक्रवात जो है बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न होगा और इसका जो नाम है वो है शीत रंग। और जो ये किसके द्वारा, किस देश के द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा, भारत के द्वारा, या फिर श्रीलंका के द्वारा, या फिर म्यांमार के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, थाईलैंड के द्वारा जो है चक्रवात शीतरंग जो है इस चक्रवात को नाम दिया गया है। अब आते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो है इसके पूरे बनने की संभावना है आज यानी कि 24 अक्टूबर को का जो है क्या नाम है इसका? शीतरंग। और शीतरंग जो इस चक्रवात का नाम दिया गया शीतरंग वो दिया गया थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, थाईलैंड के द्वारा। और ये जो है ये बताया जा रहा है भारतीय मौसम विज्ञान, जो माफ करिएगा भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है उनके अनुसार देखा जाए तो इसके पहले बे ऑफ बंगाल में जो है 2018 में चक्रवात आया था। ठीक है, और 2018 के बाद ये 2022 में चक्रवात आ रहा है पहले, और जो 2018 में जो चक्रवात आया था उसका नाम था तितली। ठीक है, तो तितली जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला आखिरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। थोड़ा सा अपनी ज्योग्राफी के लिए क्या करिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, ये जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं इनके क्या क्या कारण होते हैं, ये सारी चीजें जो है ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अभी जो हाल फिलहाल में शीतरंग चक्रवात आया वो कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। इसका नामकरण किया गया किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। इसके पहले बे ऑफ बंगाल में वर्ष 2018 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था तितली। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा तितली नाम किसके द्वारा दिया गया था। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में
15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईमानदार दुकान, ठीक है, ऑनेस्टी शॉप खोली गई है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है केरल, ठीक है, केरल में ऑनेस्टी शॉप खोला गया। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर, ठीक है, जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों, समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन लोग जो है अपने जो मूल्य होते हैं, जो हमारी वैल्यूज होते हैं उसमें वो पीछे होते जा रहे हैं। यानी कि आज की डेट में देखा जाए बहुत जो लोगों के अंदर जो वैल्यूज है वो कम होती जा रही है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है ईमानदारी, ठीक है। आज की डेट में देखा जाए तो जो लोग मतलब एक दूसरे की ईमानदारी पे भरोसा नहीं करते, ठीक है, अक्सर लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, समय ही कुछ ऐसा है। तो लेकिन ईमानदारी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है हमारे जीवन का, और यही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केरल की सरकार ने जो है ऑनेस्टी शॉप खोली है। इसमें जो है ये उद्देश्य रहेगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरीके से इस वैल्यू, इस मूल्य को बढ़ाया जाए। और जानते हैं जो बचपन होता है, बचपन में ही हम ज्यादा अपनी वैल्यूज को डेवलप करते हैं, हम जो जो चीजें सीखते हैं वो सीखने का जो सही से बचपन ही होता है, बचपन में हमने जो सीखा वही आगे हमें ले जाता है। इसीलिए ये बच्चों को एक सही समय पर जो है इस वैल्यू को सिखाना ये उद्देश्य है इसका। तो यहाँ पे देखा जाए जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट है, ठीक है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत जो है केरल के एर्नाकुलम जिले में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप यानी कि ईमानदारी की दुकान खोली गई है। इस ऑनेस्टी शॉप का उद्देश्य देखिए क्या होगा दोस्तों, कि छात्रों को ईमानदारी के गुण का अनुभव कराना, ये इसका मकसद होगा। किस तरीके से होगा, तो जो स्कूल होगा, जो स्कूल के अंदर जो शॉप होंगी, ठीक है, उस शॉप पे कोई भी जो है सेल्समैन नहीं होगा काउंटर पे, और वहां पे एक डब्बा रख दिया जाएगा, एक बॉक्स रख दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चे जो है यहाँ से जो कुछ भी उनको लेना है वो उठाते हैं, उस पे जो एमआरपी लिखा रहता है, जितनी एमआरपी लिखी रहती है उतने पैसे जो है वो यहाँ पे रख इस डब्बे में डाल के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से पैसे कलेक्शन का एक बॉक्स रहता है, और वहां काउंटर पे जो है सेल्समैन कोई भी उपस्थित नहीं होता है, और इस तरीके से बच्चों की ईमानदारी को जो है, बच्चों को ईमानदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किसके द्वारा, केरल के, ठीक है, केरल, ठीक है। यहाँ पे जो अगर बात करें छात्र पुलिस कैडेट परियोजना की, तो इस परियोजना को 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो छात्रों में बेहतर नागरिक भावना पैदा करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ उन्हें जिम्मेदार युवा बनाने के उद्देश्य से ये छात्र पुलिस कैडेट परियोजना जो है शुरू की गई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम बात केरल के बारे में करें तो हम देख लेते हैं केरल से संबंधित कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला अगर प्रश्न है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की, तो दोस्तों वो कौन सा राज्य, केरल है। और केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा जिसका नाम है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है। तो भारत का पहला राज्य जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया केरल है। अगर आपसे पूछा जाए 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ कहाँ पे आयोजित की गई थी, केरल में आयोजित की गई थी, ठीक है। ये इसी वर्ष का कुछ ही दिन पहले का ये सब करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो है केरल है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पहला ग्राफीन नवाचार जो केंद्र बनाया गया है भारत का, वो भी केरल में बनाया गया। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई है, तो वो भी केरल में स्थापित की गई। ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए केरल के बारे में बात करें तो थोड़ा सा केरल की भौगोलिक स्थिति और उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये है भारत का मैप, और बिल्कुल दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में और पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये आपको केरल दिखाई देगा, ठीक है। केरल की अगर हम स्थिति को देखें तो इसके दो राज्यों की सीमा, दो राज्यों से अपनी सीमा और एक इसकी मैरीटाइम जो है बाउंड्रीज है, जिसमें से अरब की खाड़ी से ये लगता है और यहाँ माफ करिएगा अरब सागर से ये लगता है, और यहाँ पे उत्तर में केरल है, कर्नाटक है, और यहाँ पे जो है इसके पूर्व की तरफ देखें तो तमिलनाडु है, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु से अपनी सीमा को साझा करता है। केरल जिसकी राजधानी देखिए क्या है, तिरुवनंतपुरम जो है ये इसकी राजधानी है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के राज्यपाल है वर्तमान, और मुख्यमंत्री देखा जाए कौन है, पिनराई विजयन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में जो इसकी सीटें है, तो राज्यसभा में जो है 9 सीटें हैं, वही लोकसभा की बात करें तो 20 सीटें जो है वो इसके संसदीय क्षेत्र है, किसके, केरल के, ठीक है। तो ये केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा
स्वदेशी ड्रोन विमान, जिसे हम क्या कहते हैं, नाम है STT-40, विकसित किया गया। ये स्वदेशी ट्रेनर ड्रोन विमान है, ठीक है, ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेनर विमान है जिसका नाम है STT-40। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा किया गया, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा या फिर बार्क के द्वारा किया गया। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है, सी यानी कि HAL के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं और देखिए स्क्रीन पे आपके सामने ये STT-40 जो है ये जो स्वदेशी ट्रेनर विमान है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। और बात करें इसका जो है अनावरण किया गया था उसको भी 12वें डिफेंस एक्सपो सम्मेलन के दौरान किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो के दौरान इंडिया पवेलियन में स्वदेशी ट्रेनर विमान, ठीक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? STT-40 का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इस विमान को, ये जो ट्रेनर विमान है उसको डिजाइन और जो विकसित किया गया किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, यानी कि HLA के द्वारा जो है इसको विकसित और डिजाइन किया गया। अगर हम बात करें इस विमान की खासियत, तो इस विमान में देखा जाए अत्याधुनिक समकालीन प्रणालियों से ये लैस है विमान, और ये विमान को पायलट अनुकूल सुविधा के साथ जो है डिजाइन किया गया है। इसमें देखा जाए अगर वायुसेना के मुताबिक देखा जाए तो ये STT-40 का उपयोग किसमें किया जाएगा? बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण में किया जाएगा, यानी कि जो एक तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए जो है, और इसमें एस्बेटिक्स में किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में किया जाएगा, और क्लोज फॉर्मेशन उड़ानों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। किसका? STT-40, ठीक है, इसका जो है प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष केंद्र से पहला समर्पित वाणिज्य उपग्रह LVM-3 लॉन्च किया गया? ये ध्यान रखिएगा, पहला समर्पित वाणिज्य उपग्रह है, ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल सैटेलाइट है जिसका LVM-3 को लॉन्च किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के इसरो इंटीरियर सिस्टम यूनिट, सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से पहला समर्पित वाणिज्य उपग्रह LVM-3 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तस्वीर आपके सामने खुली हुई सैटेलाइट की, और ये इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से पहला समर्पित वाणिज्य उपग्रह कॉमर्शियल सैटेलाइट का नाम है LV-3, ठीक है, LVM-3 को लॉन्च किया है। और ये देखा जाए किसके द्वारा, तो एक इसरो की वाणिज्य कंपनी है, वाणिज्य अंतरिक्ष कंपनी, ठीक है, कॉमर्शियल स्पेस कंपनी, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किसकी जो है वाणिज्य की अंतरिक्ष कंपनी है? तो इसरो की है, ठीक है। और इसके लिए एक तरीके से ये जो लॉन्च हुआ है उपग्रह, इस कंपनी के लिए, इसरो की अंतरिक्ष जो है कॉमर्शियल कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर रहा। इसके बारे में देखा जाए इसरो ने जो है किस चीज के लिए जो है ये वन वे लो अर्थ ऑर्बिट ब्रॉडबैंड संचार के लिए ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम है नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन, उसके साथ जो है एक अनुबंध किया है, एक एग्रीमेंट किया है। और ये जो प्रक्षेपण हुआ है ये इसरो के सबसे भारी लॉन्चर LV-3 से हुआ। ये जो अनुबंध हुआ है इसके तहत देखा जाए तो इसके अंतर्गत LV-3 से लगभग 36 उपग्रह जो है वो पृथ्वी की कक्षा में छोड़े जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला कॉमर्शियल, ठीक है, सैटेलाइट इसरो के द्वारा कहां से लॉन्च किया गया? तो ये श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। किसके द्वारा? तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कि इसरो की वाणिज्य की अंतरिक्ष कंपनी है। ब्रिटेन के साथ इन्होंने, ब्रिटेन की नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन के साथ इन्होंने 2 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो 36 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा जाएगा। किससे? LVM-3 से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा जो है 10 MCQs। अब आ जाते हैं अपने फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट है कि यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो निर्जन ओवल को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX22 पुरस्कार किस बैंक को दिया गया? तो कर्नाटक बैंक को दिया गया, ठीक है। इस वर्ष
वहीं हम बात करें इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, उसके अभी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए जिनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला। और इसरो का एक मिशन है जो कि आदित्य A1 मिशन है, उसके प्रधान वैज्ञानिक नामित किए गए हैं जिनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है, तो वो देखिए सोमवार है। ठीक है, यानी कि मंडे को जो है सबसे वर्स्ट डे डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। ठीक है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि सोमवार सबसे खराब दिन है? मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ। ठीक है, देखिए आज देखिए मंडे ही है और काफी एनर्जी रहती है मंडे को। भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी ऐसा मानते हैं। तो इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसपे हम लोगों ने 10 MCQ और फैक्ट्स ऑफ द डे देखा। बाकी क्लास के दौरान मैंने आप लोगों से बहुत क्वेश्चंस नहीं किए क्योंकि आज दीपावली है, आज आप लोग वैसे ही बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करती हूँ उसका आप लोग काफी ज्यादा अच्छा आंसर करते हैं। स्पेशली देखा जाए सबसे जी बहुत अच्छा आप आंसर करते हैं और हमेशा से करते हैं, अभी भी बहुत अच्छा आंसर करें, इसी तरह से करते रहें। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से अच्छे से दीपावली एंजॉय करिए। बाकी फिर मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।